नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमराज शुंडा जी की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज हम लोग इसमें 84 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों से रोज के तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो नीमराज शुंडा जी की बुक मैंने पूरी पढ़ाई है 183 लेक्चर वाली, उसी सीरीज का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो आपको इसको विधिवत तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। आपने जो पढ़ा है उसको यहाँ पर चेक करना है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना आप भूल रहे हो। अगर आप भूल रहे हो तो इस चीज़ को आपको सुनिश्चित करना है कि आगे भूलो नहीं, आगे कोई गलती ना हो और आप जो पढ़ रहे हो वो प्रॉपर तरीके से आपको मेमोराइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। जब हम इस कोर्स के बारे में बात करते हैं बेटा, तो इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो। और इस कोर्स के अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और ये सभी आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। यहाँ पर दिए गए जो तमाम एग्ज़ाम हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल लेवल के जो तमाम एग्ज़ाम होते हैं या फिर स्टेट लेवल के भी जो भी एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया है विधिवत तरीके से। तो अगर आप लोग एक ही साथ पूरे एग्रीकल्चर को अच्छे से तैयार करना चाहते हो, चाहे फिर आईबीपीएस, एएफओ की तैयारी कर रहे हो, नाबार्ड ग्रेड ए और बी की तैयारी कर रहे हो, इफ़को, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या अगर अलग जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूओ का एग्ज़ाम है, बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी होती है, शुगरकेन सुपरवाइज़र की जैसे वैकेंसी आई हुई है, ये तमाम तरीके के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसीज़ होती हैं। अगर इन सभी को आप विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मात्र इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ₹1000 का पेमेंट करके आप विधिवत तरीके से इस कोर्स को परचेज़ करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो सभी जानकारी आप यहाँ से विधिवत तरीके से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज एंड देयर कॉजल पैथोजन इज करेक्टली मैच। यानी कि यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाले जो कुछ बीमारियां हैं और उनको कौन से रोग जनकों के कारण होती है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है और वो जो बैक्टीरिया है किसकी वजह से वो बीमारी फैल रही है, उस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि सभी के सभी गलत दिए गए हैं, कोई एक इनमें से सही है। बाकी यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं, 4 में 3 गलत है, केवल 1 सही है। हमको केवल ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के बताना है कि आखिर इनमें से गलत है तो कौन-सा गलत है। अब बेटा एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर हमको बताना है कि करेक्टली मैच कौन-सा है। सबसे पहले देखते हैं कि रेड स्ट्रिप ऑफ शुगरकेन। शुगरकेन का जो रेड स्ट्रिप होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम गन्ने की खेती करते हैं, तो गन्ने में एक लाल धारी टाइप का रोग होता है, जिसमें गन्ने के ऊपर एक लाल-लाल का क्या हो जाता है, एक स्ट्रिप बन जाती है। कह रहा है कि यो जो बनता है वो कैल्वीबैक्टर जाइली के द्वारा होता है। तो कैल्वीबैक्टर जाइली के द्वारा जो ये बात बोली जा रही है, ये बात बेटा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बेटा जो रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन होता है वो स्यूडोमोनास रूबेंसेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? यहाँ पर जो लिखा है स्यूडोमोनास रुब्रीनियस की वजह से होता है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए थी, इस तरीके से ये मैच होना था, तो ये बात हो गई गलत। इसके अलावा स्केब डिजीज़ ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर जो स्केब डिजीज़ लगती है बेटा, ये क्या होता है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पोटैटो के अंदर बैक्टीरियल डिजीज़ कौन-सी होती है? तो याद रखना कि स्कैब जो है पोटैटो के अंदर एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस की वजह से ये फैलता है। तो ये बिल्कुल सही मिलाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से समझना कौन-कौन से गलत हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेड स्ट्रिप ऑफ शुगरकेन, ये गन्ने की जो लाल धारी वाला रोग होता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा।
जब एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाता है बेटा, तो आपको ये गन्ने के अंदर आपको क्रैक भी देखने को मिलते हैं। ऐसे क्रैक क्यों होता है? क्योंकि जब बेटा ये गन्ने का जो ये क्रैक है, यहाँ पर क्या होता है, पहले तो ये लाल-लाल कलर का होगा। बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करता है, फिर यहाँ की जब कोशिकाएँ हैं, यहाँ की जब कोशिकाएँ सूख जाती हैं, तो जो गन्ना होता है वो सीधे-सीधे इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे क्या होता है, वो फट जाता है। तो रेड स्ट्रिप शुगर केन के अंदर होता है, जो कि किसके वजह से होता है, ये सूडोमोनास रूब्रिनियान्स की वजह से ये होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं पोटैटो स्कैब की, तो पोटैटो स्कैब का कुछ इस तरीके का सिम्पटम आपको देखने को मिलता है। ये किसकी वजह से होता है? ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस की वजह से फैलता है। समझ गए यहाँ तक? इसके अलावा फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो सेब की पत्तियां होती हैं ना, सेब की पत्तियां अचानक से सूखने लगती हैं, और वो सूखने पे ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, जब हम पेड़ के नीचे बहुत तेजी से आग जला देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो आग के लपटे हैं, वो पेड़ की जो हरी हरी पत्तियां हैं उनके संपर्क में आ जाता है, तो पत्तियां तुरंत नहीं सूखती हैं। 8-10 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे पत्तियों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और पत्तियां टाइट सी हो जाती हैं, कुरकुरी सी पत्तियां हो जाती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको ब्लाइट बोलते हैं। ऐसा लगता है कि आग लगने की वजह से जो सूखा है, उस तरीके से सूखता है। तो ये भी एक तरीके का समस्या होती है, जो सेब और नाशपाती के अंदर देखने को मिलता है। ये जो फैलता है, ये किसकी वजह से फैलता है बेटा? ये फैलता है अर्वीनिया एमाइलोवोरा की वजह से फैलता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रटून स्टेंटिंग डिजीज, रटून स्टेंटिंग सबसे पहले बेटा तो हम समझेंगे यहाँ पर एक शब्द जो है रटून। रटून क्या होता है? जब हम गन्ने की खेती करते हैं, तो गन्ने में एक बार तो हम सेट लगाते हैं। पहली बार हम क्या करेंगे बेटा? पहली बार हम सेट लगाएंगे, लेकिन जब इस सेट की हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि वहां से फिर से स्प्राउट निकलता है। तो जो फिर से स्प्राउट निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को रटून कहते हैं। लेकिन जब ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इस समस्या के होने की वजह से ये जो गन्ना है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये बढ़ता नहीं है। बढ़ता नहीं है, पौधे की हाइट नहीं बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? ये कैल्वीबैक्टर जाइली की वजह से होता है। समझ गए बेटा? इस तरीके से कुल जो आगे पीछे था वो यहाँ पर सही हो गया। सिम्टम भी आपने अच्छे से देख लिया कैसे कैसे है। आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अच्छे से चलते चलो। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म क्रेसक रेफर्स टू द सीडलिंग विल्ट फेज दैट अकर्स इनिशियली ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ व्हिच मेजर क्रॉप डिजीज। कह रहा है कि क्रेसक जो है, यानी कि अंकुर मुरझाने, सीडलिंग बिल्ट के उस चरण को संदर्भित करता है जो शुरू में किस प्रमुख फसल रोगों की शुरुआत के दौरान होता है। यानी कि क्रेसक सिम्टम किस में देखने को मिलता है, यही पूछा जा रहा है। मतलब जो धान की डिजीजेज होती हैं, उन धान की कौन सी डिजीजेज के अंदर आपको ये क्रेसक सिम्टम देखने को मिलता है। सीधा सीधा यहीं पर ये चीज पूछी जा रही है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है ब्लास्ट ऑफ राइस, तो ब्लास्ट ऑफ जो राइस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि स्पंडल और बोट शेप के लिसन यहाँ पर देखने को मिलते हैं रोटन नेक के ऊपर। कैसे होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ऐसे समझो कि जो क्रेसक सिम्टम डेवलप होता है, वो क्रेसक सिम्टम बेटा डेवलप होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस के अंदर। जो धान का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, उसके अंदर ये क्रेसक सिम्टम देखने को मिलता है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इससे पहला वाला जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। अब एक एक करके बेटा यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं क्रेसक फेज, यानी कि मुरझाना। इस तरीके से ये मुरझाते हैं। इसमें क्या होता है? इनिशियल फेज में, इनिशियल फेज में जो इसकी सीडलिंग्स होती हैं, यानी कि जो धान है जो स्टार्टिंग में निकल रहा है, उसकी बिल्डिंग होने लगती है, वेदर हो जाता है और ड्राइड हो जाता है। अल्टीमेटली इस तरीके से पत्तियां इसकी ड्राइड होती हैं। तो ये तो बात हो गई इनिशियल स्टेज की। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब लीफ ब्लाइट लगता है, अब ये दूसरा क्रेसक सिम्टम मैंने बता दिया कैसे काम करता है। लीफ ब्लाइट को समझते हैं। लीफ ब्लाइट में क्या होता है कि इस तरीके से, जैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि एप्पल के अंदर ब्लाइट लगता है, तो उसी तरीके से जब इसमें भी ब्लाइट लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे कि अचानक से पत्तियां ये सूखने लगती हैं। तो इस तरीके की आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। बाकी ब्लास्ट इस तरीके से होता है, और क्राउन लीफ स्पॉट ऐसे दिखता है, और बकाने डिजीज ऐसे होता है जिसमें
एबनॉर्मली क्या होता है, एक पौधा कोई बड़ा सा हो जाता है जिसको फूलस सीडलिंग बोलते हैं। समझ गए बेटा? इस तरीके से यहाँ पर चीजें थी। बाकी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो चीज थी मैंने आपको बता दिया कि जो क्रेसक सिम्टम डेवलप होता है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस के अंदर डेवलप होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ राइस। कह रहा है कि खैरा और पानसुख, यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। एक तो खैरा डिजीज जो जिंक की कमी से होती है, अभी आईबीपी उसका क्या कहते हैं एजीटीए का एग्जाम जो हुआ था उसमें जिंक की कमी से खैरा रोग के बारे में पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया है। ये तो अभी एलकेजी का बच्चा भी बता देगा कि जिंक की कमी से खैरा रोग धान के अंदर होता है। इसके अलावा पानसुख बीमारी, ये जो सॉरी बीमारी नहीं, ये डिसऑर्डर, ये दोनों डिसऑर्डर होते हैं, इनसे संबंधित यहाँ पर बातें दी गई हैं। हमको पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि आखिर इनमें से गलत कौन सा है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि खैरा डिजीज अकर्स स्ट्रिक्टली ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। जो खैरा डिजीज है वो जिंक की कमी से होता है। तो यहां तक की कहानी तो बेटा बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या कह रहा है? एंड इज मैनेज बाई स्प्रेइंग जिंक सल्फेट इन द फील्ड। बिल्कुल सही है, हमको जिंक सल्फेट अप्लाई करना चाहिए। और जिंक सल्फेट हम कितना अप्लाई करेंगे? 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से हम अप्लाई करके इससे अपने खेत को मैनेज कर सकते हैं अगर खैरा बीमारी लग रही है तो। यहाँ तक की बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा पढ़ा और कुल दारो मदार ये निकला कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? पान सुख। पान सुख के बारे में बेटा मैंने भी थोड़ी देर कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था। पान सुख में क्या होता है? पानी का सुख हो जाता है, मतलब पानी ज्यादा हो जाता है। पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी की वजह से होता है। ये फिजियोलॉजिकल डिजीज जो होती है, ये ड्रेनिंग एक्सेस वाटर एंड अप्लाइंग अमोनियम सल्फेट, ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर स्टेग्नेशन की वजह से ये समस्याएं होती हैं। तो अगर हम खेत से जो एक्सेस पानी है उसको अगर हम निकाल देते हैं और साथ में अमोनियम सल्फेट का छिड़काव कर देते हैं तो ये सब पान सुख बीमारी से हम अपने खेत को बचा सकते हैं। खांसी आ रही है बेटा, थोड़ा सा मैनेज करना। मैंने 15 अगस्त के बाद इसी वजह से नहीं पढ़ाया था, इसी खांसी की वजह से, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ाया जाए क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा था। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि खैरा डिजीज प्राइमरली मैनिफेस्ट्स एट डार्क ब्राउन स्पिंडल शेप बोट लिसन ऑन द लीफ सीड। ये खैरा डिजीज का सिम्टम नहीं है बेटा, ये किसका है बेटा? इसको याद रखना, ये ब्लास्ट जो डिजीज होती है ना, ब्लास्ट डिजीज, तो ये ब्लास्ट डिजीज का सिम्टम है। ये बात हो गई गलत, और हमको गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल शुद्ध आंसर हो जाएगा। जिंक की कमी से खैरा डिजीज होती है। पानसुख बीमारी ज्यादा पानी की वजह से होती है। अगर खैरा लग रहा है तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालेंगे। पानसुख हो रहा है तो हम ड्रेनेज एक्सेस वाटर को निकाल देंगे और अमोनियम सल्फेट 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के से इसको डाल देते हैं। समझ गए बेटा? यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लांट पैथोलॉजी डेफिनेशन व्हिच इंटरनेशनल बॉडी कैरेक्टराइज वायरस एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट प्रोसेसेस properties of a living system like having a genome and adapting to changing environment। कह रहा है कि पादप रूप विज्ञान परिभाषाओं के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय निकाय वायरसों को ऐसे प्रारंभिक कणों के रूप में वर्गीकृत करता है जिसे जीवन प्रणाली के गुण होते हैं, जैसे जीनोम और बदलने परिवेश के अनुकूल होता है। सीधे सीधे यहाँ पर कह रहा है कि बेटा जो पैथोलॉजी की डेफिनेशन है प्लांट पैथोलॉजी की इंटरनेशनल बॉडी द्वारा, उसमें वायरस के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के जैसे बिहेव करते हैं। उनके अंदर जीनोम होता है, एडॉप्टिंग होती है, चेंजिंग होती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये चीज कही जा रही है। तो ये वायरस की जो डेफिनेशन में ये चीजें बताई गई हैं वो किसके द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं, यही चीज पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा, ये सभी चीजें जो इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस जो है, इसके द्वारा ये तमाम चीजें करी जाती। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
चलो क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सभी को देख लेना कैसे कैसे होता है। बाकी जीनोम क्या होता है और इसके अलावा ये आरएनए डीएनए किस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब मैंने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में विधिवत तरीके से जेनेटिक्स में पढ़ा रखा है, तो वहां से पढ़ के आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर बेटा क्रॉप डिजीज दी गई है और यहाँ पर वेक्टर दिए गए हैं, यानी कि फैलाने वाले, जो फैलती है बीमारी उसको फैलाता कौन है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है व्हीट स्टिक मोज़ेक, यानी कि गेहूं का जो स्टिक मोज़ेक वायरस है, हाँ, स्टेक जो मोज़ेक है, ये किसकी वजह से फैलता है, यही चीज यहाँ पर पूछी जा रही। तो याद रखना कि ये जो फैलता है बेटा, इसको कौन फैलाता है, इसको फैलाता है एकेरिया एसेरिया ट्यूलिपे। क्या होता है, एसेरिया ट्यूलिपे या फिर एकेरिया ट्यूलिपे बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ग्राउंड नट बड नेक्रोसिस, ग्राउंड नट का जो बड नेक्रोसिस है, इसको कौन फैलाता है, तो इसको याद रखना कि जो फ्रैंकेलिनिएला स्कल्टजी होता है, फ्रैंकेलिनिएला स्कल्टजी, ये फैलाता है। इसके अलावा मिर्च का लीफ कर्ल, मिर्च का जो लीफ कर्ल होता है, ये भी एक तरीके का वायरल डिजीज होती है और इसको फैलाता कौन है, इसको बेटा फैलाता है स्क्रीटोथ्रिप्स डोर्सालिस, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रख लेना क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। मैंगो मॉल फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, एकेरिया मैंजीफेरी है, नाम से ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के एक इस पे जा रहा, ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हमको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आप देख लेना, मैंगो मालफॉर्मेशन का सिम्टम कुछ ऐसे दिखता है, ग्राउंड नट का जब बड नेक्रोसिस होता है तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा बीट का जो स्टिक मोज़ेक होता है इस तरीके से दिखता है और चिली का लीफ कर्ल ऐसे होता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर सिम्टम सहित किसकी किसकी वजह से होता है मैंने सब चीजें यहाँ पर आपको दिखा रखी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कायदे से पढ़ लेना बेटा, बहुत मेहनत से इसको मैं बनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल असर्शन एंड वन लेवल रीजन। कह रहा है कि बकाने डिजीज जो होता है राइस का, इसको क्या कहा जाता है, इसको फूलिश सीडलिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। इसको तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें पौधा अचानक से एक बड़ा हो जाता है। कह रहा है द डिजीज कॉजिंग पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई वाज सक्सेसफुली आइसोलेटेड बाय द जापानीज साइंटिस्ट कुरसोवा। ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों बातें सही हैं। अब जब बेटा दोनों बातें सही हो जाती हैं तो समस्या ये आती है कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नॉट वाला कर रहा है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। असर्शन में मैंने कई बार बताया है कि अगर हमको नॉट और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर इसको हमको समझना होगा तो क्या करते हैं, असर्शन और रीजन के बीच में अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो क्योंकि लगाएंगे और अगर अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो बिकॉज लगा के पढ़ते हैं। कह रहा धान के बकाने रोग को किसानों के बीच मूर्ख अंकुरण रोग के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि रोग पैदा करने वाला कारक जिबरेला फ्यूजिकोराई को जापानी वैज्ञानिक कुर्सोवा द्वारा सफलतापूर्वक अलग किया गया था। ऐसा तो है नहीं, ऐसा थोड़ी है कि अगर जापान के वैज्ञानिक कुर्सोवा ने अगर इसको नहीं निकाला होता तो इसको हम बकाने डिजीज नहीं कहते। बकाने डिजीज हुआ, फुल सीडलिंग इसको कहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कुर्सोवा अगर काम करेंगे तो वो बकाने डिजीज हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये बातें दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप डिजीजेस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर इज इनकरेक्टली मैच। इसमें से गलत कौन सा है, केवल एक गलत होगा, देख लेते हैं। कह रहा है कि रटोन स्टेंटिंग डिजीज ऑफ शुगर कैन, ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन की वजह से होता है, ये चीज यहाँ पर बेटा बोल रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बोल रहा है रटोन स्टेंटिंग डिजीज, ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन के द्वारा होता है, बिल्कुल सही।
मैकेनिकल ट्रांसमिशन का मतलब जैसे हमने गन्ने की हम कटाई कर रहे हैं, गन्ने की कटाई करते समय जैसे मान लेते हैं एक गन्ना यहाँ था, एक गन्ना यहाँ था, हमने इसको काटा। अब यहाँ से जब हमने काटा तो यहाँ पर जो टूल था उस टूल में इसके स्पोर्स लग गए, ये फिर यहाँ पर ऐसे फैल गया, तो ये लग जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। येलो वाइन ऑफ कुकुरबिट्स स्क्वैश बग, ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रासी स्टेंट ऑफ राइस, राइस के अंदर जो ग्रासी स्टेंट होता है वो ग्रीन लीफ हॉपर लिख रहा है बेटा, ये बात यहाँ पर गलत है। क्योंकि ये जो फैलता है ये ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से फैलता है। ग्रीन लीफ हॉपर जो होता है वो येलो डॉर्फ डिजीज और टुंगरू वायरस को फैलाने का काम करता है। येलो वाइन मोजेक जो भिंडी ओकरा के अंदर होता है ये व्हाइट फ्लाई फैलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? बाकी ये तमाम चीजें देख लेना। ये देखो जैसे मैंने एक को काटा और दूसरे को काटा, एक गन्ना यहाँ था, एक गन्ना यहाँ था, पहले इसको काटा, इसमें फंगस था, इसमें इसमें समस्याएं थी, इसकी वजह से यहाँ पर भी आ गया। इस तरीके से पैथोजन फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हिच स्पेसिफिक माइनर डिजीज ऑफ राइस कॉजेज द infected spikelet to transform completely into large velvety येलो टू ऑरेंज मास आफ्टर फ्लावरिंग। कह रहा है कि धान का ऐसा कौन सा विशिष्ट सूक्ष्म रोग फूल आने के बाद संक्रमित स्पाइकलेट को पूरी तरीके से एक बड़े मखमली पीले से नारंगी द्रव्यमान में बदल देता है। सीधे सीधे कह रहा है कि जब धान जो है, धान के अंदर जब प्रॉपर फ्लावरिंग होके फ्रूटिंग लग जाती है, स्पाइकलेट उसके बन जाते हैं, तो उसमें एक समस्या होती है, एक फंगस लग जाता है। और वो फंगस क्या करता है, पीले और नारंगी रंग के एक मखमली से चीज़ उस पे डेवलप हो जाती है और बड़ा-सा हो जाता है। तो उसको कहते क्या हैं? इस समय पर जैसे पहले तो स्टार्टिंग में ये कैसा होता है, पीले नारंगी कलर का होता है, धीरे-धीरे ये हार्ड सा होने लगता है। तो ये बहुत ही डेंजरस एक तरीके का फंगल डिज़ीज़ होती है, जिसको हम बेटा फॉल्स स्मट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल सही है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जैसे ये जो निकला हुआ है धान का एक-एक, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको स्पाइकलेट कहते हैं। तो इसके स्पाइकलेट में इस तरीके से ये बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कैल्विसेप्स ओराइजी सटाइलिस बोलते हैं। इसको आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे मखमल होता है ना, मखमल, बिल्कुल वैसे ही लगता है। अगर आप इस पे ऐसे हाथ लगाओगे ना, तो आपके हाथ में वो पाउडर जैसा स्मट जो होता है वो आके चिपक जाता है। इसके अलावा उद्बत्ता डिजीज़ लगता है तो इस तरह के सिम्पटम देखने को मिलता है। शीथ ब्लाइट लगता है तो ऐसा दिखता है, और टुंगरू जो डिजीज़ लगता है तो इस तरह से आपको धान के अंदर सिम्पटम देखने को मिल जाते हैं। कैसे-कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, मैंने सब यहाँ पर पढ़ा दिया है, देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज करेक्टली इज आर करेक्ट। मतलब हमको बताना है कि अगर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान के अंदर लग रहा है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। सीड ट्रीटमेंट रिकमेंडेड यूजिंग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एट 0.015%। कह रहा है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो आता है उसको 0.015% के सॉल्यूशन के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो इससे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक तरीके का बैक्टीरिसाइड होता है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद भी समस्या हो जाए, या हमने तो सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है उसके बाद हो जाए, तो फोलियर स्प्रे हम कर देंगे। फोलियर स्प्रे किसका करते हैं? एग्रीमाइसिन 100 ग्राम या फिर कॉपर, और इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दोनों को मिला देते हैं। 100 ग्राम इसको मिलाएंगे, 500 ग्राम इसको मिलाएंगे, कितने में? 500 लीटर पानी में, और 1 हेक्टेयर में इसको हम प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा स्प्रेइंग बैक्टीरियोमाइसिन एट डोज ऑफ 25 ग्राम पर हेक्टेयर एज एन अल्टरनेटिव कंट्रोल मेजर। कह रहा है कि एक वैकल्पिक नियंत्रण के रूप में 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बैक्टीरियोमाइसिन का छिड़काव किया जा सकता है। ये बात जो कही जा रही है ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों मैनेजमेंट ये सही हैं। तो एक बार में आपको पूरा समझ में आ गया है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का मैनेजमेंट हम इन तरह से कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा था, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ मैनेज कर लेंगे, विधिवत तरीके से काम सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि द इंसिडेंस एंड सीवियरिटी ऑफ ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज इन राइस आर हाईली डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक सॉइल न्यूट्रिशनल कंडीशन। ये बात जो कही जा रही है, इस बात में किसी भी तरह की कोई संशय नहीं है, क्योंकि धान के अंदर जो भूरी धब्बा यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज लगता है, ये रोगों की घटना गंभीरता विशिष्ट मृदा पोषक तत्वों पर अत्यधिक निर्भर करता है। यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशनल कंडीशन कैसी है, उस पर यह डिपेंड करता है कि ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज धान के अंदर लगेगी कि नहीं लगेगी। अब इसका रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पैथोजन अटैक एग्रेसिवली एंड द डिजीज बिकम एक्सेप्शनली सीवियर व्हेन द क्रॉप इज कल्टीवेटेड इन पोटास डिफिशिएंट सॉइल। अब यहाँ पर बेटा दो चीज समझ लेना। जो हम खेत में पोटास डालते हैं, पोटास डालने से कुछ फायदे होते हैं, एक एक करके समझ लेना। जब हम पोटेशियम डालते हैं तो पोटेशियम एक तो पौधे के अंदर डिजीज रेजिस्टेंसी डेवलप करने के काम में आता है, और इसके अलावा जो फल होता है या सीड जो होता है, जो ग्रेन होता है, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए और चमकदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ब्राउन लीफ जो डिजीज लगती है धान के अंदर, वो अधिकतर डिपेंड करती है सॉइल के न्यूट्रिशनल कंडीशन पर। और रीजन में क्या कह रहा है कि पोटेशियम की डिफिशियंसी अगर हमारी मिट्टी के अंदर है, तो इसकी वजह से पैथोजन का जो अटैक होता है ब्राउन लीफ स्पॉट फैलाने के लिए, वो बहुत तेजी से होता है, बहुत एग्रेसिवली होता है। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। और अगर आप क्योंकि लगा के पढ़ोगे या थोड़ा सा समझोगे, तो अगर पैथोजन की बेटा सॉरी अगर पोटास की कमी ना हो, तो ये जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज लग रही है धान के अंदर, ये नहीं लगेगी। यानी कि रीजन जो है ये असर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। रीजन जो है असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, इसको विधिवत देख लेना, समझ लेना। बाकी आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके सुझाव पढ़ता हूँ, उसको रिप्लाई करता हूँ। बाकी अगर आपको कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना झिझक। बाकी अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। या तो आप इस पे व्हाट्सएप कॉल कर लो, या फिर इस पे व्हाट्सएप पे चैट कर लो। डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, डायरेक्ट फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। किसी भी तरीके की कोई समस्या है कोर्स से रिलेटेड, ध्यान से समझना, कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर से संपर्क करके अपनी विधिवत जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और विधिवत तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयारी कर सकते हो मात्र 1000 रुपये में। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।